अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ राज पार्ट 2। रज़ा, जो शख्स जितना अच्छा बन रहा होता है ना, उतना अच्छा होता नहीं है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद फिर तुम मेरी बात समझ सको। जामिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके सर, रज़ा ने कहा। एक पर्दा करने वाली खातून एक बार अपने शौहर से कहती है कि शहर में लगा दरख्त कटवा दो। तो वो पूछता है क्यों। तो जवाब में वो कहती है कि इस पर परिंदे आकर बैठते हैं, वो मुझे देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शौहर उसकी बात से मुतासिर हो जाता है कि मेरी बीवी इतना पर्दा करती है, और खुशी खुशी वो दरख्त कटवा देता है। कुछ दिन बाद वो काम से जल्दी घर आ जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में होती है। वो हैरत से उसे देखता है कि जो कुछ दिन पहले परिंदे से पर्दा कर रही थी, आज किसी और के साथ। फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रज़ा, अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो समझो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये वो दौर नहीं है कि आसानी से सब पर भरोसा कर लिया जाए, जामिन ने कहा। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, रज़ा ने पेशानी मसलते हुए कहा। कौन सी बात, जामिन ने पूछा। ये बात कि मंसूर खान अपनी ही बेटी को क्यों किडनैप करवाएगा, रज़ा ने बताया। याद है जब हमने मंसूर खान से पूछा था कि आप अपनी बेटी की शादी इतनी खामोशी से क्यों कर रहे हैं, तो उसके चेहरे का रंग देखा था तुमने, वो कितना घबरा गया था। रज़ा, कोई तो बात ज़रूर है जो हमसे छुपाई गई है, कोई ऐसा राज जो हम नहीं जानते, जामिन ने चेयर पर बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन सर, बिना किसी सबूत के हम उस पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, रज़ा ने कहा। उसकी तमाम कॉल्स को ट्रेस करो, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, सब पता करो। और हाँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ख़ास तौर पर मीडिया को इसकी खबर भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ शक है, जामिन ने सख्ती से कहा। ओके सर, रज़ा फरमाबरदारी से बोला। सर, वैसे मेरे पास एक प्लान है, रज़ा ने कहा। कैसा प्लान, जामिन ने आईब्रोज का कुर्स से पूछा। जिससे हम ये बात जल्दी और आसानी से पता लगा सकते हैं कि मंसूर खान इन सब में शामिल है या नहीं, रज़ा ने कहा। प्लान क्या है, जामिन ने पूछा। जवाबन रज़ा ने सारा प्लान बता दिया। गुड, वेरी गुड, जामिन ने उसे शाबाशी दी। रज़ा मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, जामिन ने मंसूर खान से हाथ मिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद, वालेकुम अस्सलाम, कुछ पता चला जमल का, मंसूर खान ने बेचैनी से पूछा। जी सर, पता चल गया है, जामिन ने संजीदगी से कहा। कहाँ है फिर जमल, मंसूर खान बहुत बेचैन था। आपकी बेटी को किसी लड़कियां पकड़ने वाली गैंग ने किडनैप किया है, अभी हम उन्हीं लोगों को तलाश कर रहे हैं। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मंसूर खान गड़बड़ा गया। क्यों नहीं हो सकता सर, जामिन ने आईब्रोज खाकर पूछा। मेरा 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 मतलब कि वो लोग मेरी बेटी को क्यों किडनैप करेंगे, मंसूर खान ने संभल कर कहा। सर, वो लोग ये नहीं देखते कि किसकी बेटी है किसकी नहीं, उन्हें बस किडनैप करने से मतलब होता है, जामिन ने कहा। मंसूर खान सोच में पड़ गया। सर, अभी हम जाते हैं, जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको इतला कर देंगे। ठीक है, मंसूर खान जामिन की आवाज़ पर सोचों से बाहर निकल आया। जामिन के जाते ही मंसूर खान किसी को कॉल करने लगा। तुम लोगों ने क्या मेरी बेटी को उठा लिया है, मंसूर खान अगले बंदे पर बरस पड़ा। नहीं सर, स्पीकर से आवाज़ उभरी। चेक करो, उन लड़कियों में कोई जमल तो नहीं है। अभी एसएचओ ने मुझे खबर की है कि जमल तुम लोगों के पास है, अगर वो वहाँ है तो उसे एक आँच भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, मंसूर खान ने गुस्से से कहते साथ ही लाइन कट कर दी। मैंने कहा था ना, अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा बनकर दिखाता है तो ज़रूर उसके पीछे कोई राज होता है, जामिन ने हेडफोन्स उतार कर रख दिए। सर, मैं तो हैरान हूँ कि मंसूर खान इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अपनी बेटी की इतनी फिक्र है उसे, और बाकी दूसरों की बेटियों की कोई इज्जत नहीं, कोई माने नहीं। रज़ा हैरत में मुब्तला था। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। खैर, तुम्हारा प्लान कामयाब रहा, गुड जॉब, जामिन ने उसके कंधे पर थपकी दी। थैंक यू सर, रज़ा फ़ौरन मुस्कुराया। सर, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ये पता है कि लड़कियां इस वक्त कहाँ हैं, तो अब हम क्या करेंगे, रज़ा परेशानी से बोला।
وہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ معاشرے میں اس نے اپنی خوب عزت بنا رکھی ہے، ایسے کوئی ہماری بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ ہمیں ثبوت چاہیے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اس کی ہر ایک چیز پر نظر رکھو، کس سے بات کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، ہر ایک چیز پر۔ اور جس سے بھی اس نے بات کی اس شخص کی نمبر کی ڈیٹیلز نکلواؤ، اور جب وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بات کرے تو لوکیشن بھی نوٹ کر لینا، ضامن نے کہا۔ اوکے سر، رضا نے کہا۔ زمل سو کر اٹھی تو زارون جا چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے آ گئی اور پوری حویلی کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی ایک کمرے کے آگے آ کر رکی، کچھ سوچ کر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ زمل نے دیوار پر ہاتھ مارا کہ کہیں کوئی سوئچ بورڈ مل جائے۔ ہاں، یہ رہا۔ زمل لائٹس آن کرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے باہر کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! سامنے زارون کو دیکھ کر زمل چیخ پڑی۔ کس کی اجازت سے اندر گئی تم؟ زارون نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ زمل نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ زمل، پہلی اور آخری بار تم یہاں آئی ہو، آئندہ کبھی غلطی سے بھی مت آنا یہاں۔ زارون کی گرفت مضبوط تھی۔ کیوں؟ ایسا کون سا خزانہ ہے جو میں چرا لوں گی؟ زمل نے گھور کر کہا۔ جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ زارون نے اس کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑا۔ جنگلی! زمل اپنی نازک کلائی پر اس کے ہاتھوں کے نشان دیکھتے ہوئے بولی۔ زارون نے نظریں پھیر لی۔ زرینہ! زرینہ! زارون زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ جی 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 چھوٹے صاحب! زرینہ تقریباً بھاگتے ہوئے آئی۔ میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟ زارون نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے صاحب ذہن سے نکل گیا، میں ابھی تالا لگا دیتی ہوں، زرینہ گھبراتے ہوئے آواز میں بولی۔ آئندہ خیال رکھنا، زارون نے کہا۔ جی چھوٹے صاحب، زرینہ نے سر جھکا لیا۔ زمل نے ایک نظر زارون پر ڈالی اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اف! زارون نے گہری سانس لی۔ تھوڑی دیر بعد زارون کمرے میں داخل ہوا۔ زمل میگزین میں ایسی کھوئی رہی جیسے اسے آواز ہی نہیں آ رہی۔ زمل یار جواب تو دو، زارون پریشانی سے بولا۔ کون سا قارون کا خزانہ تھا وہاں جو میں چرا لیتی؟ زمل تپتی ہوئی سی بولی۔ خزانے سے بھی اہم چیزیں ہیں وہاں۔ زارون کھویا کھویا سا تھا۔ مطلب؟ زمل نے پوچھا۔ مطلب کچھ نہیں، تم نہیں سمجھو گی، بس وہاں نہیں جانا ہے تم نے۔ وہ کمرہ میرے چاچو کا ہے اور ان کا ضروری سامان وہاں پڑا ہے، وہاں تمہارے کام کا کچھ بھی نہیں ہے، زارون نے اسے سمجھایا۔ تو میں نے کون سا تمہارے چاچو کا سامان چرا کر مارکیٹ میں بیچ دینا تھا؟ زمل نے منہ بنایا۔ زارون ہنس دیا۔ تم حویلی کے ہر کمرے میں جا سکتی ہو، جہاں جانا ہے جاؤ، بس وہاں مت جانا، زارون نے کہا۔ کیوں؟ زمل نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی اور راز ہی اچھی لگتی ہے، زارون نے سنجیدگی سے کہا۔ زمل نے منہ بنایا۔ زمل، میں صحیح وقت آنے پر سب بتاؤں گا، اور یہ لو تمہارے کپڑے لے آیا ہوں۔ مجھے لڑکیوں کے لیے شاپنگ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے جیسے بھی ہو فی الحال کام چلاؤ، زارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمل نے بھی شاپنگ بیگ تھام لیا۔ اب دوسری طرف۔ السلام علیکم سر، وہ نمبر کسی ولید نامی شخص کا ہے اور منصور خان کے اڈے کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے، رضا نے ضامن سے آفس میں آتے ہوئے کہا۔ گڈ، ضامن مسکرایا۔ سر، وہ لوگ لڑکیوں کو کہیں اور شفٹ کرنے والے ہیں آج رات، رضا نے بتایا۔ گاڑی تیار کرواؤ، ہم ابھی وہاں جائیں گے، ضامن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ رضا باہر چلا گیا۔ ولید بھائی، اب ان لڑکیوں میں زمل میم نہیں ہے، اکرم نے ولید سے کہا۔ ٹھیک ہے، سنو، سر نے کہا ہے کہ پولیس اس جگہ کی تلاش میں ہے، اس لیے لڑکیوں کو دوسری جگہ شفٹ کر دو، اس لیے آج رات ہی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، گاڑی تیار کرو، ولید نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، اکرم کہتا ہوا چلا گیا۔ ولید کے کہنے کے مطابق شام تک اکرم نے لڑکیوں کو ٹرک میں بٹھا دیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ضامن نے پوچھا۔ سر، یہ کوئی منصور خان کی پرانی فیکٹری ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے یہ فیکٹری بند ہے، کام نہیں چل رہا ہے یہاں، لیکن اندر اس نے یہ گھٹیا بزنس شروع کر رکھا ہے اپنا۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اٹھا کر یہاں لے کر آتے ہیں، اس کے بعد انہیں بیچ دیتے ہیں، رضا نے پوری رپورٹ دی۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ بس نکلنے کی تیاری میں ہیں، ضامن نے فیکٹری کے سامنے ٹرک دیکھ کر کہا۔ جی سر، رضا نے کہا۔ ہو نہ ہو لڑکیاں اسی ٹرک میں ہیں، اس ٹرک پر نظر رکھنا، ضامن نے کہا۔ سر، گاڑی تیار ہے، بس آپ آ جائیں، اکرم نے کہا۔ ہاں، آ رہا ہوں۔
वलीद ने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए कहा। ठीक है, अकरम कहता हुआ बाहर चला गया। ये किसकी गाड़ियां हैं? नोमान की नज़र फैक्ट्री से थोड़ी दूर खड़ी गाड़ियों पर पड़ी। पुलिस? नोमान के मुंह से फकत एक जुमला निकला। भाई भाई, पुलिस आ गई। नोमान भागा भागा अंदर आया। पागल हो गए हो? पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? वलीद हड़बड़ा गया। पता नहीं, नोमान घबराई हुई आवाज़ में बोला। ट्रक में बैठो और निकलो यहाँ से, वलीद ने कहा। ट्रक बाहर है, अगर हम निकले तो पकड़े जाएंगे, नोमान ने कहा। बाकी बंदे कहाँ हैं? वलीद ने पूछा। वो पता नहीं कहाँ है, छुट्टी पर गए हैं, अकरम ने पीछे से आते हुए कहा। किसने भेजा छुट्टी पर? वलीद गुस्से से बोला। आपने, अकरम मुस्कुराया। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। लड़कियों को लो और निकलो यहाँ से। गन कहाँ है मेरी? वलीद ने अपनी जेबें टटोलने लगी। रजा, तुम लड़कियों पर नजर रखो और तुम सब उन लोगों को संभालो। जामिन ने बाहर खड़े गुंडों की तरफ इशारा किया और गाड़ी से उतरकर अंदर भागा। धोखेबाज, वलीद ने गुस्से से अकरम को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वलीद समझ गया था कि अकरम पुलिस के साथ मिला हुआ है। भाई भागे, नोमान ने जामिन को देखते साथ कहा। तुझे मैं देख लूंगा, वलीद ने गुस्से से कहा और फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागा। जामिन ने काफी दूर तक उसका पीछा किया लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया था। शिट, जामिन ने दीवार पर एक हाथ मारा। जो हवलदार, तुम इन सब लड़कियों का बयान रिकॉर्ड करो और उन्हें हिफाजत से उनके घर छोड़कर आओ, जामिन ने फैक्ट्री से बाहर आते हुए कहा। हमजा और हैदर, तुम दोनों इसके साथ जाओ और सुनो, सिद्रा नाम की कोई लड़की हो तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाना, जामिन ने हुक्म दिया। ओके सर, तीनों ने फर्माबरदारी से कहा। और तुम लोग जरा इनकी पुलिस स्टेशन से ले जाकर अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करो। जामिन ने चारों गुंडों की तरफ देखा जो फैक्ट्री से पकड़े गए थे। ओके सर। अकरम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जामिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। कोई बात नहीं सर जी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा, जब चाहे याद कर लेना। अकरम मंसूर खान का आदमी नहीं था। उसने रज़ा के कहने पर वलीद से आकर कहा था कि उसे मंसूर खान ने भेजा है और वलीद ने यकीन कर लिया था। वलीद की एक गलती ने उसे बर्बाद कर दिया था। अकरम, तुम अब थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि वलीद तुम्हारी सच्चाई जान गया है और वो भी सीधा मंसूर खान के पास जाएगा, इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। जामिन फिक्रमंदी से बोला। सर, मरना तो एक दिन सबको है, फिर कुछ अच्छा करके क्यों ना मरूं? अकरम मुस्कुराया। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, जामिन ने कहा। शुक्रिया सर जी, अकरम ने कहा। रज़ा, तुम मेरे साथ आओ और तुम भी अकरम, हो सकता है हमें यहाँ कोई उसके खिलाफ सबूत मिल जाए। जामिन ने फैक्ट्री की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो दोनों भी उसके साथ ही चल दिए। सर, वो पुलिस वाले सारी लड़कियों को लेकर चले गए, वलीद ने मंसूर खान के कमरे में आते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? मंसूर खान दबी दबी आवाज़ में गुर्राया। हाँ सर, वो अकरम उनके साथ शामिल था, उसने पुलिस को खबर कर दी थी। वलीद ने सारी तफसील मंसूर खान को बताई। कौन अकरम? मंसूर खान ने सुर्ख होती आंखों से पूछा। वही सर जिसको आपने भेजा था, वलीद बोला। मैंने किसी को नहीं भेजा, मंसूर खान दांत पीस कर बोला। लेकिन सर, मुझे उसने यही कहा कि मुझे बड़े साहब ने भेजा है, वलीद घबरा कर बोला। उसने कहा तुमने यकीन कर लिया? मंसूर खान गुस्से से पागल हो रहा था। सॉरी सर, वलीद ने नज़रें झुकाकर कहा। तुम्हारी एक लापरवाही ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, दफ़ा हो जाओ तुम, मंसूर खान चीख पड़ा। वलीद कमरे से निकल गया। अब दूसरी तरफ। बोर हो गई हूँ मैं, यहाँ से ना जाने कब घर जाऊंगी। जमल ने गहरी सांस ली। बुक पढ़ने के इरादे से वो बुक शेल्फ तक आई और एक बुक निकाल कर देखने लगी। बीबी जी, चाय, जरीना ने पीछे से आते हुए कहा। हाँ, उसके अचानक से आने पर जमल थोड़ी सी घबरा गई। बुक जमल के हाथ से नीचे गिर गई। उफ जरीना, तुमने तो डरा ही दिया, जमल ने लंबी सांसें लेते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा, जरीना ने नज़रें झुकाकर कहा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, चाय यहाँ रख दो, जमल बोली। जरीना चाय रखकर चली गई। ये तस्वीर किसकी है? जमल की नज़र ज़मीन पर पड़ी तो बुक के साथ एक तस्वीर नीचे गिरी हुई थी। जमल ने झुककर दोनों चीज़ें उठा ली। तस्वीर देखते हुए जमल की आंखों में तहमीर सिमट आई। मामा, जमल के मुंह से बेइख्तियार निकला। ये मामा की तस्वीर जारून के पास कैसे? और ये आदमी कौन है? जमल ने तस्वीर में जीनत बेगम, जमल की माँ, के साथ एक अजनबी आदमी को देखा और खुद से सवाल किया, जारून का और मामा का क्या लिंक है? जारून तो कभी इनसे मिला भी नहीं है। फिर
जमल उलझ सी गई। ये जवाब तो सिर्फ ज़ारून ही दे सकता है अब। जमल सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। क्या हो रहा है ये सब? जमल ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर बाद, ये क्या है? जमल ने टेबल पर तस्वीर रखते हुए कहा। ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम मेरे सामान में घुसी थी? ज़ारून ने तस्वीर हाथ में लेते हुए कहा। मुझे ये इस किताब में मिली है। जमल ने किताब उसके सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास ये तस्वीर कहाँ से आई? और ये मामा के साथ शख्स कौन है? जमल ने इस्तफहामिया नज़रों से ज़ारून को देखा। ज़ारून ने किताब उठाई और तस्वीर वापस उसके अंदर रख दी और कमरे से जाने लगा। ज़ारून, जमल चीख पड़ी, तुम्हारा मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है? आखिर हो कौन तुम? जमल अजीब उलझन का शिकार थी। वो जानती थी उसके सारे सवालों के जवाब ज़ारून के पास है, लेकिन ज़ारून था कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था और ये बात जमल को तैश दिला रही थी। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ज़ारून ने मुड़ते हुए सख्ती से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जमल गुस्से से जल भुन कर रह गई। अब दूसरी तरफ, अस्सलाम वालेकुम सर, जामिन ने मंसूर खान के कैबिन में आते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी की कोई खबर मिली? एक हफ्ता होने वाला है, मेरी बेटी गायब है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मंसूर खान जामिन को देखकर तैश में आ गया। देखिए सर, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लड़कियां मिल गई है। कोई वलीद नामी शख्स ने किया था ये सब। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपकी बेटी भी मिल जाएगी। हमें शक है कि आपकी बेटी उसी शख्स के पास है। शायद उसने किसी और जगह रखा हुआ है। जामिन ने चेयर पर बैठते हुए कहा। आप कुछ भी करें, मुझे 2 दिन के अंदर अपनी बेटी हर हाल में चाहिए। मंसूर खान सुर्ख होती आंखों से बोल रहा था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप खुद ढूंढ ले अपनी बेटी को। मैं ये केस नहीं ले रहा, जामिन ने जब्त करते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा, दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। बिजनेस में बहुत मसले चल रहे हैं और फिर जमल का कोई अता पता नहीं है। मैं गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। आप अपना काम करें प्लीज़, मेरी बेटी को ढूंढ कर ले दें। मंसूर खान गिड़गिड़ाया। जामिन ने सर जज्बात में हिलाया और एक नज़र उस पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। सर, ये अपनी बेटी के लिए कैसा पागल हुआ जा रहा है? ऐसे ही इसने कितनी ही लोगों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जब उसे कुछ नहीं हुआ। रज़ा ने जामिन के पीछे चलते हुए कहा। रज़ा, कुछ लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, उन्हें बस अपना ही फ़ायदा नज़र आता है, जामिन ने कहा। मुझे ये बताओ, उन लड़कियों ने कुछ बताया? जामिन ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। सर, उन लोगों ने बताया है कि वो लोग लड़कियों को किडनैप करके एक करते थे, किसी को मुल्क से बाहर भेज देते थे तो किसी को। रज़ा बोलते बोलते रुका। कोठे पर? जामिन ने उसका जुमला मुकम्मल किया। जी सर, रज़ा ने कहा। उन लड़कियों का क्या कहना है? जामिन ने पूछा। सर, उनके बयान के मुताबिक वो लोग अभी तक महफूज थी, क्योंकि अभी उन्हें कहीं भेजा नहीं गया था। भेजने की तैयारियां चल रही थी, रज़ा ने बताया। चलो शुक्र है, जामिन ने गहरी सांस ली। अब दूसरी तरफ, कॉफ़ी? ज़ारून ने कॉफ़ी का कप जमल के सामने किया। मुझे नहीं पीनी, जमल ने रुख मोड़ लिया। पी लो, बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं, ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा। जमल ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज़ हो अब तक? ज़ारून ने पूछा। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, जमल इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। तो मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? ज़ारून दुख से बोला। जमल खामोश हो गई। जमल, मैं जानता हूँ मेरा तरीका ठीक नहीं था, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। मैंने किसी बुरे मकसद से ये सब नहीं किया है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, ज़ारून ने उसे देखते हुए दुख से कहा। जमल ने नज़र उठाकर देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आई। वो कहते हैं ना, तेरी बातों में प्यार के तेवर कम थे, तेरी बातों में प्यार के तेवर कम थे, मगर जब आंखों में देखा तो हम ही हम थे। तुम्हारा क्या रिश्ता है मेरी मामा से? जमल की सुई वहीं अटक गई थी। ज़ारून ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। जमल, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बस तुम उस वक्त का इंतज़ार करो प्लीज़, ज़ारून ने इल्तिजाई नज़रों से कहा। जमल ने चेहरा फेर लिया। जमल, क्या हम फिर से दोस्त नहीं बनकर रह सकते? बिल्कुल पहले की तरह। अब सब बदल गया है ज़ारून, जमल ने दुख से कहा। मैं जानता हूँ सब बदल गया है, लेकिन मेरा वादा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरा एतबार करो। ज़ारून उसके सामने आकर बैठ गया। क्या तुम मुझे मेरे बाबा से मिलवाने लेकर जाओगे? जमल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाँ, ज़ारून ने कहा। सच में? जमल खुश होते हुए बोली।
हाँ लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त बाद मैं मिलवा दूंगा तुम्हें तुम्हारे बाबा से, मैं वादा करता हूँ। ज़ारून ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा। जमल की खुशी उदासी में बदल गई। फिर बताओ, बनोगी मेरी दोस्त? ज़ारून ने उम्मीद से उसे देखा। अगर मुझे बाबा के पास जाना है तो ज़ारून का भरोसा जीतना होगा, वरना मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है। जमल दिल ही दिल में सोचने लगी। किस सोच में पड़ गई? ज़ारून ने उसके सामने हाथ लहराया। किसी सोच में नहीं, जमल ने चौंक कर कहा। फिर क्या फैसला है? ज़ारून ने पूछा। ठीक है, मुझे मंजूर है, हम बन सकते हैं दोस्त, लेकिन फिर तुम्हें मुझे बाबा से मिलवाना पड़ेगा, जमल ने कहा। ओके, तो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। आई एम ज़ारून। ज़ारून ने खुशी से हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। एंड आई एम जमल मंसूर। जमल ने हाथ उसके आगे करके हाथ में हाथ दिया। मंसूर खान का नाम सुनकर ज़ारून को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गया। कॉफ़ी? ज़ारून ने कॉफ़ी का कप उसके सामने किया। ठंडी हो गई है, जमल ने मुंह बनाया। मिस कर दी तुमने एक आला शेफ़ के हाथ की बनाई हुई कॉफ़ी। अब मैं फिर नहीं बनाऊंगा, ज़ारून ने हंसते हुए कहा। आला शेफ़? जमल ने गौर से उसे देखा। हाँ जी, ज़ारून ने कहा। हा हा हा, जमल हंसने लगी। ज़ारून भी हंस दिया। जमल, तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे? ज़ारून ने पूछा। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं, जमल ने कहा, और माजी की यादों में खो गई। 1 साल पहले की बात है। आज लास्ट डेट है और मोबाइल, एटीएम कार्ड दोनों घर रह गए हैं और पैसे भी गुम गए हैं। ये सब आज ही होना था। या अल्लाह, कितना बुरा दिन है आज। अब मैं क्या करूँगी? या इलाही, प्लीज़ हेल्प मी। जमल परेशानी से टहलती हुई बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ है? आप काफ़ी परेशान लग रही है, अकब से आवाज़ आई। आपको बताने से परेशानी हल नहीं हो जाएगी, जमल ने मुड़कर कहा और फिर से टहलने लगी। शायद मैं हेल्प कर सकूं, आप बता दें। उसने जमल के रोशन चेहरे को देखा। जमल, सोच ले, बंदा अच्छा लग रहा है, शायद हेल्प ही कर दे। तुम पैसे लेकर वापस कर देना। साल ज़ाया करने से बेहतर है कि मदद ले ले। उसने खुद कलामी की। बता भी दे, वो घड़ी देखते हुए बोला। शायद उसे कहीं निकलना था। वो एक्चुअली मैं सुबह जल्दी में निकली तो मोबाइल, कार्ड सब कुछ घर पर ही भूल गई। आज फीस भरने की लास्ट डेट थी और पैसे भी गुम गए हैं। ऊपर से सब फ्रेंड्स भी लीव पर है। ड्राइवर भी चला गया। वो तेज़ी से उसे दलीलें दिए जा रही थी कि उसने उसे टोका। आपको कितने पैसे चाहिए? उसने उसे एटीएम कार्ड दिखाया और बोला। आप मेरी हेल्प क्यों करेंगे? जमल ने हैरत से उसे देखा। मैं आपकी नहीं, यहाँ पर अगर कोई और भी खड़ी होती मैं उसकी भी हेल्प करता। आपको जितने ज़रूरत है पैसे ले ले, और हाँ, जल्दी करे, मैं लेट हो रहा हूँ। उसने कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया तो जमल को लगा वो बंदा पागल है जो कार्ड दे रहा है। आप ले ले। अगर आप ये सोच रही है कि इस बंदे को किसी गैर पर क्यों भरोसा है जो कार्ड दे रहा है, तो आपके भागने का खतरा हुआ तो मैं कार्ड ब्लॉक भी करवा सकता हूँ। उसने उसका सवाल उसकी आंखों में पढ़ लिया। जमल हैरान हो रही थी उसके चेहरे पढ़ने की तकनीक से। लेकिन मैं ऐसे ही किसी गैर का एहसान नहीं ले सकती। कल आप कोई डिमांड लेकर आ गए तो मैं क्या करूँगी? जमल को वो बंदा किसी तौर पर बेवकूफ़ नहीं लग रहा था। वो तो सोचने लगी कि मदद क्यों करेगा वो यूँ बेवजह। उफ, आपको पैसों की ज़रूरत है ना, मैं मदद कर रहा हूँ, इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? अगर आपको एहसान नहीं लेना तो ये ले मेरा कार्ड, आप मुझे पैसे इस एड्रेस पर वापस कर दीजिएगा। उसने दोनों कार्ड्स जमल की तरफ हाथ बढ़ाकर दिए। जमल, अब ज़्यादा नखरे ना करो, सही तो कह रहा है, तुम्हें पैसे से मतलब है ना, अभी बाद में वापस कर देना। जमल ने सोचा। शुक्रिया, जमल कहती हुई अंदर चली गई। उसने उसे जाता देखकर नफ़ी में सर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। किस सोच में पड़ गई? ज़ारून ने उसके चेहरे के सामने हाथ लहराया। कहीं नहीं, जमल चौंकी। अच्छा, ज़ारून बोला। काश उस दिन मैं तुमसे मिली ही ना होती, जमल ने दिल में कहा। वैसे उस दिन तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जमल ने पूछा। बस मेरे दिल ने कहा और मैंने कर दी, ज़ारून ने शाने उचकाए। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ, जमल ने लेटते हुए कहा। ठीक है, शब्बा खैर, ज़ारून कहता हुआ बेड से उड़ गया। जरीना, जमल ने किचन में काम करती जरीना को आवाज़ दी। अगले दिन। जी बीबी जी, कुछ चाहिए? वो दौड़ कर आई। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ पूछना है, जमल ने कहा। जी पूछिए, जरीना काम में लग गई। इस घर में ज़ारून के अलावा कोई नहीं रहता? जमल ने पूछा। नहीं, जरीना ने जवाब दिया। क्यों? उनका कोई है ही नहीं। अब उनके वालिद के इंतकाल के बाद तो इनके चाचू ही उनका सहारा थे।
ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر چھوٹی بیگم اپنے گھر چلی گئی اور بڑی بیگم دکھ ہی دکھ جھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد خبر ملی تھی کہ چھوٹی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں بڑے دکھ جھیلے ہیں انہوں نے، ایک کے بعد ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے ان پر۔ ہنستا کھیلتا گھر تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ بڑی بیگم کے انتقال کے بعد تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں، نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، بس خود کو کاموں میں مصروف کر رکھا ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ پہلے ایسے بالکل نہیں تھے، شوق طبیعت کے مالک تھے، اب تو کھوئے کھوئے رہتے ہیں۔ آپ کے آنے سے تو وہ پھر ہنسنے بولنے لگے ہیں، ورنہ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے۔ اب انہیں چھوڑ کر نہیں جائیے گا، وہ بہت چاہتے ہیں آپ کو، زرینہ نے پہلے دکھ سے اور آخری جملہ التجائی انداز میں کہا۔ زمل نے اس کے آخری جملے پر چونک کر اسے دیکھا۔ تم اپنا کام کرو، میں کمرے میں جاتی ہوں، زمل کہتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ زرینہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ آپ کے آنے سے تو وہ پھر سے ہنسنے بولنے لگے ہیں، ورنہ تو خاموش ہی رہتے تھے۔ آپ انہیں چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ بہت چاہتے ہیں آپ کو۔ زمل کے دماغ میں بار بار زرینہ کی باتیں آ رہی تھی۔ زمل بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی اور 1 سال پیچھے چلی گئی۔ رکو رکو، زمل تقریباً چیخی تھی۔ کیا ہوا زمل بیٹی؟ ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں خان بابا، آپ یہیں رکے، میں ابھی آتی ہوں، مجھے کام ہے، زمل نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ لیکن خان بابا اس سے پہلے کچھ کہتے زمل جا چکی تھی۔ ہائے، پہچانا مجھے؟ زمل نے کار میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی، وہ جیسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لے آپ کا کارڈ اور یہ پیسے، اور بہت بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے، زمل نے کارڈ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اوہ، یاد آ گیا، اس نے کارڈ پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے یادداشت کمزور ہے آپ کی، زمل بولی۔ نہیں، ویسے ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ کار سے باہر نکل آیا۔ میں کسی کا احسان نہیں لیتی، زمل بالوں میں انگلی رول کرتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، تو آپ احسان کا بدلہ اتار سکتی ہیں، 1 کپ کافی پلا کر، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زمل سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، چلے ٹھیک ہے، چلو پھر سامنے ہی کافی شاپ ہے، اس نے چلتے ہوئے کہا۔ زمل بھی اس کے ساتھ ہی چل دی۔ کافی کا آرڈر دے کر وہ لوگ ٹیبل پر آ گئے۔ ویٹر کافی لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں اب باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ ویسے میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں، اس نے کہا۔ آئی ایم زمل منصور، زمل نے اپنا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ، وہ مسکرایا۔ آپ کا نام؟ زمل نے پوچھا۔ آپ نے کارڈ پر تو دیکھا ہوگا، پھر بھی بتا دیتا ہوں، زارون ملک، زارون نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نام اچھا ہے آپ کا، ویسے میرے ذہن میں ہی نہیں، میں نے نام پر غور ہی نہیں کیا تھا، دراصل اس وقت اتنی پریشان تھی، زمل بولی۔ کوئی بات نہیں، اور اپنے بارے میں بتائے کچھ، زارون نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ زمل نے کافی پیتے ہوئے پوچھا۔ کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ زارون نے پوچھا۔ ماما، بابا اور میں بس، اور آپ بتائیں؟ زمل نے کافی کا سپ لیا۔ میری فیملی میں بس میری ماما ہے، زارون نے کہا۔ اور بابا؟ زمل نے وہ فوت ہو گئے، زارون کے لہجے میں دکھ تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زمل نیچے دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ آمین، زارون نے کہا۔ ویسے کہاں سے ہو تم؟ میرا تعلق خیر پور کے گاؤں سے ہے، ویسے آج کل شہر میں رہتا ہوں۔ کہیں سے لگتے تو نہیں ہو تم گاؤں کے؟ زمل نے اسے دیکھا جو اس وقت وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گاؤں کا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں لگتا؟ زارون نے کہا لگایا۔ بس نہیں لگتے، خیر مجھے گاؤں جانے کا بہت شوق ہے، لیکن میں کبھی گئی نہیں، زمل اداسی سے بولی۔ کیوں؟ بس بابا کام میں بزی ہوتے ہیں اور اکیلے اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، تو پھر میں گھماؤں گا تمہیں گاؤں، زارون نے دلچسپی سے کہا۔ سچ میں؟ لیکن بابا اجازت نہیں دیں گے، زمل نے پہلا جملہ خوشی سے اور آخری اداسی سے کہا۔ کبھی موقع ملا تو ضرور لے کر چلوں گا تمہیں اپنے گاؤں، پھر تم گھوم لینا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، خیر ابھی میں چلتی ہوں، اب بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، زمل نے ویٹر کو بلا کر بل پے کیا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے، زارون نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں؟ زمل نے پوچھا۔ تمہیں گاؤں جو دکھانا ہے، زارون مسکرایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلتی ہوں، اللہ حافظ، زمل نے پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی، اور زارون اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ زارون نے آخر زمل کو کیوں کڈنیپ کیا ہے، آخر زارون کا راز کیا ہے، اور اس کے بابا یہ ساری حرکتیں لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے والی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے؟ اور ان کی کام والی کی بیٹی سدرا، وہ کہاں ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔